अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के हवाले से तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं ये बढ़ रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सेनेट इलेक्शन में दी गई जो टिकटें हैं उन पर नज़रसानी का इंदिया दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक PTI रहनुमाओं की जानिब से सिंध से सैफुल्ला अबड़ो और फैसल वाउडा, खैबर पख्तूनख्वा से नजीबुल्ला खटक और फैसल सलीम से टिकटें वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया कि पार्टी कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक सैफुल्ला अबड़ो नायबज़दा हैं और जो फैसल वाउडा हैं ये नाअहली से बचने के लिए सेनेटर बनना चाहते हैं। फिर फैसल सलीम पर जाली सिगरेट्स बेचने का इल्ज़ाम है, जबकि नजीबुल्ला खटक के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तो पार्टी के लिए कोई खिदमत नहीं है। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेनेट इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट जो है ये हम मेरिट पर देंगे। पार्टी कारकुनान की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि चारों अफराद पर पार्टी कारकुनान के जो इल्ज़ामात हैं इनकी मैं खुद इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा। किसी पैराशूटर को सेनेटर हम नहीं बनाएंगे। ज़मीनी हक़ाइक़ नाज़रीन हमें ये बताते हैं कि बलूचिस्तान में भी PTI की सूबाई रहनुमाओं की तरफ से अब्दुल कादिर नामी शख्स को जब टिकट दिया गया फिर उस पर एहतजाज किया गया, जिस पर तहरीक इंसाफ ने अपना यह फैसला वापस लिया और अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को टिकट दिया गया। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए टिकटों के फैसले पर नज़रसानी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि हुक्मरान जमात के खिलाफ हर सूबे से लोग खड़े हो गए हैं। जिस तरह से उन्होंने टिकट तकसीम किए हैं, ये तो कहते थे कि 22 साल से हम जदोजहद कर रहे हैं और 22 सालों से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जिसको टिकट दे सके। इमरान खान दूसरी जमातों पर इल्ज़ामात लगाते हैं और ख़ुद करोड़पति और अरबपति लोगों को टिकट देते हैं। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। हमारी कोशिश पूरी है कि सेनेट में अच्छे लोग आए, नून लीग में सब कारकुनान को टिकट मिले और पार्टी ने उनको टिकट दिया जिनकी सियासी जद्दोजहद है। मियाँ साहब ने किसी अरबपति को टिकट जारी नहीं किया। एक तरफ मरियम नवाज़ अवामी जलसों में हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट इलेक्शन खुफिया हो मगर पार्टी सरबराह की शिकायत पर वोट की जांच होनी चाहिए। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आम तासुर ये है कि सेनेट इलेक्शन में करप्शन होती है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल से करप्शन को रोकने के लिए कोई स्कीम नहीं बनाई। सिर्फ सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल देना काफ़ी नहीं है, इलेक्शन कमीशन को पोलिंग स्कीम बनाना होगी। करप्ट जो प्रैक्टिस है ये अभी तक जारी है, जबकि जस्टिस उमर अत्या बंदियाल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अब तो इंतखाबी करप्शन की वीडियोस भी सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि शफाफियत कैसे यकीनी बनाई जाए। अब नाजरीन सवाल ये है कि क्या सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए सियासी जमातें संजीदा हैं भी या नहीं। सवाल ये भी अहम है कि PTI ने मेरिट की बुनियाद पर सेनेट के टिकट क्यों नहीं दिए, क्यों सवालात उठाए गए, क्यों तहरीक इंसाफ ने इस पर होमवर्क नहीं किया था कि कौन डिज़र्व करता है कौन डिज़र्व नहीं करता। सवाल ये भी अहम है कि क्या ओपन बैलेट के बगैर सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। फैसल साहब, क्या वजह हुई कि हुकूमत ने होमवर्क नहीं किया हुआ था कि कौन मेरिट पर है कौन मेरिट पर नहीं उतरता, किसको टिकट देना है किसको टिकट नहीं देना। बलूचिस्तान से भी पहले अब्दुल कादिर को टिकट दिया गया फिर वापस लिया गया। अब जो है ना वो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं कि फैसल वाउडा को क्यों दिया गया, क्योंकि शायद वो नाअहल हो जाएं इसलिए उनको बचाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। सिंध से सैफुल्ला अबड़ो पर सवाल उठाए जा रहे हैं, फिर फैसल सलीम पर को KPK से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, नजीबुल्ला खटक पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पार्टी ने टिकट दे दिए, फिर आवाजें उठी पार्टी के अंदर से टिकट वापस लेने की बातें हो रही हैं। होमवर्क नहीं किया था हुकूमत ने इस पर। जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, थैंक यू। पहली बात तो यह है इतनी बड़ी पार्टी है, इतने ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, पता है आपको इतने ज्यादा लोगों ने पेपर फाइल किए हैं और यही होता है, बहुत से लोग पेपर फाइल करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड बनता है, मामला डिस्कस हो रहे होते हैं, टिकट्स जाते हैं, रिजर्वेशंस होती हैं, बातचीत होती है, इसी तरह से आपकी फाइनल लिस्ट जो है वो जाके तैयार होती है, तभी तो स्केड्यूल जारी करता है इलेक्शन कमीशन। फिर ना हो नॉमिनेशन पेपर्स का दिन, फिर ना हो स्क्रूटनी का दिन, फिर ना हो टिकट देने का दिन, फिर ना हो बाकी चीजें, तो ये पूरा जो स्केड्यूल आता है इसी के साथ पैरेलल कार्रवाई शुरू होती है।
तैयारी तो भरपूर होती है क्योंकि पार्टी में लोग बहुत है और किसको टिकट देंगे तो जाहिर है अब बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा टिकटें नहीं दी जा सकती हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो रिजर्वेशंस भी आती हैं, उनको एड्रेस भी किया जाता है। ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है। लेकिन इस बार डिबेट में क्यों है ये चीज? क्योंकि पीटीआई है और पीटीआई की हर चीज को जरूरी है, अच्छी बात है, बारीक बीनी से देखना भी चाहिए, क्योंकि पीटीआई वो जमात है जो दावे करती रही है, पीटीआई वो जमात है जो वादे करती रही है, चेंज की बात करती रही है, इसलिए देखना है। लेकिन ये जमहूरियत का एक प्रोसेस जरूर है। मिसाल के तौर पे बलोचिस्तान में दिया, वर्कर्स ने आवाज उठाई है, रिजर्वेशंस आई हैं, उनको देखा गया, पॉजिटिव चीज है। लेकिन पहले उसको भी डिफेंड किया गया, जब उनको टिकट्स मिली, सवालात उठे, जब तक वजीर आजम ने एक्शन नहीं लिया गया, सारे तर्जुमान आकर इसको डिफेंड कर रहे थे कि बड़ा जबरदस्त फैसला है, वजीर आजम का फैसला है, और जब वापस ले लिया इसको भी डिफेंड कर रहे हैं। बात यह है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो लाजिम नहीं है कि हुकूमती तर्जुमान ने गलत चीज को भी डिफेंड करना है। जी, किसने डिफेंड किया है? पहली बात मैं आपको मैं बताती हूँ किसने डिफेंड किया। फवाद चौधरी साहब ने आके डिफेंड किया, शहबाज गिल साहब ने आके डिफेंड किया जब टिकट्स मिले। सुने मैं आपको बताता हूँ, एक पार्टी है जिसमें जमहूरियत है, कोई ये समझता है कि ये कैंडिडेट ठीक है, उन्होंने आके डिफेंड किया है, कोई ये क्वेटा से आवाज उठती है वर्कर्स की कि ठीक नहीं है, रिजर्वेशंस आई हैं, हर एक के बारे में। देखिए विद इन द पार्टी भी तो इलेक्शंस होते हैं ना, राय होती है, मुख्तलिफ हो सकती है ना इस चीज के ऊपर। तो ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी डिफेंड कर रहे थे और आज नहीं डिफेंड कर रहे हैं। देखिए जाहिर है सारे हमारे लिए डिफेंड आप भी बहुत अच्छा करते हैं बाय द वे। जी डिफेंड आप भी बहुत अच्छा करते हैं। हमने क्या डिफेंड करना जी, हम तो जो बात होती है आपको बता देते हैं सारी, बाकी क्या है डिफेंड क्या करना। सही। अच्छा, अब सदारती रेफरेंस पर जो समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, आप बड़ा क्लोजली उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, अब इंतज़ार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। अगर तो ज़ाहिर है फैसला इसके खिलाफ आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिजेक्शन आ जाती है, तो ज़ाहिर है वो सब जो आप लोगों का ऑर्डिनेंस है वो भी ज़ाहिर है अप्लाई नहीं होगा। तो आप नहीं समझते अब वो वीडियो भी जो सामने आ गई है, एक जो रास्ता खुला हुआ है, ये ऐसे ही चलेगा? अगर ओपन बैलेटिंग नहीं होगी फिर जो है ना वो ब्रीफ केसों के मुंह खुलेंगे, पैसा चलेगा, लोगों को खरीदा जाएगा, फिर भी शफाफियत पर सवालात उठेंगे। जी 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 हाँ, पहले तो बहुत ही कमाल आपने बात की है क्योंकि एक इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। आर्टिकल 226 कहता है all elections under the constitution will be held via secret ballot। तो सवाल ये है कि मेंबर्स ऑफ द सेनेट का इलेक्शन क्या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं? उसकी वजह क्यों है? वजह यह है कि इलेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर प्रोसीजर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसीजर नहीं है। इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोसीजर है नेशनल असेंबली का, बाकी इलेक्शंस का और फिर सेनेट का भी, कि सेनेट के मेंबर्स ऑफ द सेनेट का जो इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट से होगा। तो हमारा सवाल ये है कि अगर वो प्रोसीजर वहां दिया गया है, इसका मतलब ये है कि हम एक्ट में तरमीम कर सकते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू या ऑर्डिनेंस जो लेकर के आए। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये फैसला करना है कि क्या मेंबर्स ऑफ द सेनेट का इलेक्शन आर्टिकल 226 के जुमरे में आता है या नहीं आता। बस ये वैसे अगर शफाफियत पर इतना आप लोगों का यकीन है तो फिर आप लोग जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है इसको भी ओपन करने की बात करते हैं ना, शफाफियत भी पूरी होनी चाहिए थी। इसीलिए तो ऑपोजिशन आज मान नहीं रही है कि एक साइड को आप जो है ना वो ब्लैक रख रहे हैं, एक तरफ जो है ना वो व्हाइट रख रहे हैं एक जगह। ना 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 ना, बिल्कुल हर लेवल पे बिल्कुल आप ठीक है। तो ये बिल में शामिल करना चाहिए था ना फिर आप लोगों को, अगर ऑपोजिशन को भी आपने एंगेज करना था तो आपके पास बड़ा एक जबरदस्त जवाब होना था कि सिर्फ हम जो है ना वो मेंबरान की ओपन नहीं कर रहे, हम चेयरमैन सेनेट की भी ओपन कर रहे हैं। जी जी जी, मैं बताता हूँ। देखिए बात यह है कि जो आर्टिकल 226 है ना, आप इसको समझें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया हुआ है वो क्या है, वो आर्टिकल 226 की इंटरप्रिटेशन है जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने करनी है। हाँ। ठीक है, बाकी जो बात कर रही है कि कानून साजी चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन भी ओपन होनी चाहिए, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू और ऐसा भी करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि अगर ये हो जाता है ना सुप्रीम कोर्ट का, अगर समझती है सुप्रीम कोर्ट कि आर्टिकल 226 जो है वो आता है, इस मेंबर्स ऑफ द सेनेट के इलेक्शन भी उसी तहत है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर ये होगा कि ज़ाहिर है हमें 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जाना पड़ेगा। हाँ। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम पहले भी लेकर के आए हैं
ये नेशनल असेंबली में काफी अरसे से पड़ी हुई, लेकिन ऑपोजिशन इसको मुस्तरद करती रही और कहती रही कोई भी कौमी मफाद की लेजिस्लेशन हो ना, इस केस में करप्शन का खात्मा, तो वो कहते हैं कि हम आपको फैटफ पे भी बिल करते हैं, बाकियों पे। अगर इमरान खान साहब हमें नैब नहीं जनाब, आप चेयरमैन सेनेट का भी लेके आते हैं ना, आपको पता है ना उसमें कौन बेनिफिशियरी रहा है, किसके वोट पूरे थे और किसके कम पड़ गए, कितने लोग खड़े हुए, कितने वोट कम पड़ गए। आप चौधरी सरवर की जो सेनेट के इंतखाबात है वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ऐसी बात नहीं है जहां हुकूमत बेनिफिशियरी रही है वहां पर सवाल ही ना उठे। शाजिया, करेक्ट योर फैक्ट्स राइट। चेयरमैन सेनेट का कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं है। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का अगर आप उस तरफ इशारा है आपका, जी जी बिल्कुल उधर ही, तो वो होना था इलेक्शन हासिल बजिंजो साहब के बीच और सादिक संजरानी जी। अगर सेनेटर्स जो हैं, वो इंडिविजुअल सेनेटर जो है वो ये कहता कि जी मेरा एतमाद खो चुके हैं, वो अक्सरियत ने नहीं कहा, उसमें पीपल्स पार्टी, PMLN, बाकी लोग भी थे जो ये समझते थे कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी उनका एतमाद नहीं खो चुके हैं, वो उन्होंने एक राय दी थी। अगर वो कहते खो चुके हैं अक्सरियत, तो फिर लेकिन नंबर्स के लिहाज से बात करें, नंबर्स के लिहाज से बात करें तो उस वक्त ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे थे जो उस वक्त नहीं हुए। अच्छा, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं शाहफीज शेख के मुकाबले में, तो आप नहीं समझते ऑपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद की जो मूव है वो अगर बाद में लेके आते हैं वो भी कामयाब हो जाएगी? फिर लेके आए लेके आए, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है। ना एक तो ये गिलानी यूसुफ रजा गिलानी वाला इलेक्शन तो देख लेंगे, ये लेके आए अदम एतमाद की तहरीक भी लेके आए। अगर गिलानी साहब कामयाब हो जाएंगे तो फिर ये नहीं, ये भी कामयाब हो जाएगी। नहीं ना, गिलानी साहब कैसे कामयाब हो जाएंगे? आपको उधर का अंदाजा नहीं है। मुश्तरका कैंडिडेट कर रहे हैं ना, उधर फूट पड़ी हुई है। लोग कहते हैं नून लीग के लोगों से पूछे आप, वो कहते हैं इनको क्यों दिया है? फूट इधर भी पड़ी हुई है, होना चाहिए था जी। फूट तो इधर भी पड़ी हुई है टिकट्स पर। इधर का मैंने जवाब दे दिया आपको, आप क्या चाहती हैं मैं क्या बोलूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको रिजल्ट बता देगा, ये जो इलेक्शन हो रही है सेनेट की, ये आपको रिजल्ट बताएगा। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ है। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा आपका। शाजिया साहिबा, बड़ी हैरानगी की बात है, एक बार फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सरप्राइज़ देने की बात कर रही है। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि 3 तारीख को सरप्राइज़ मिल जाएगा। 10 सीटें निकालने की बात कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर से। हमें याद है 2018 में भी 51 नशस्तें थी, 10 सीटें पीपल्स पार्टी निकाल के ले गई थी, जबकि बनती कैलकुलेशन के हिसाब से 6 या 7 सीटें थीं। अब भी आपके MPs हैं 97 है, 97 है, 6 सीटें बनती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बन जाएं। ये सब कुछ कैसे हो सकता है? अगर नंबर गेम नहीं है तो कैसे इतना बड़ा दावा किया जा सकता है कि 10 सीटें हम निकाल देंगे और सरप्राइज देंगे? बहुत शुक्रिया शाजिया। एक तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि चीफ मिनिस्टर सिंध की जानिब से जो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 10 सीटों की बात की है, ऐसी बात उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने जब मीडिया टॉक की थी इलेक्शन कमीशन में, तो किसी मीडिया के साथी के सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा था, उन्होंने सीट्स का पूछा तो उन्होंने कहा ये सरप्राइज होगा। तो यकीनन अब वो कबल इस वक्त कोई बात ऐसी कर नहीं सकते, और इलेक्शन आपको पता है कि हमेशा उसके जो नताइज हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं होते। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें जिनकी आप उम्मीद करते हैं वो नहीं भी होती, तो इसलिए उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन कहीं भी आप ये रिकॉर्डिंग 10 दफा भी सुनेंगी, उन्होंने 10 सीट की बात नहीं की, जिसको के PTI हुकूमत के वफाकी वजीर कोट करते रहे और चलाते रहे और उस पर कुछ लिखते रहे ट्वीट्स के अंदर, लेकिन वीडियो के अंदर ऐसी कोई चीज उन्होंने नहीं की। तो आपने क्योंकि ये बात कही और उन्हीं की स्टेटमेंट्स पर आपने यकीनन कही, तो मैं इसको क्लियर कर दूं। लेकिन फिर सरप्राइज कौन सा हो सकता है? उन्होंने सरप्राइज की भी बात की ना कि इंतजार करें सरप्राइज मिलेगा।
देखिए, इलेक्शन रिजल्ट्स, मेरे वालिद कहा करते थे कि क्रिकेट के मैच के नताइज और इलेक्शन के रिजल्ट के नताइज जो है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो सरप्राइजेस होते हैं इसके अंदर, और सरप्राइज कोई भी हो सकता है। अब उन्होंने कहा है, वो इस सूबे के वजीर आला है, वो तमाम सेनेट प्रोसेस जो है वो बहुत अरसे से इसको देख रहे हैं। जब वो ऑपोजिशन मेंबर थे तब भी, और अब क्योंकि हुकूमत में है, तो इस वक्त भी जो कैलकुलेशन है वो तमाम कैलकुलेशन को बहुत करीब से समझते हैं और उसको देखते भी उसी तरीके से। तो सरप्राइजेस इसी तरह से होते हैं। हतमी कोई फैसला हम नहीं सुना सकते। हाँ, नंबर्स जो मौजूद है उस पर तो आप एक बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मीडिया का साथी पूछ ले कि जी कितने आप लाएंगे, बावजूद इसके कि उनको पता है कि जी लेकिन क्या करे, हुकूमत ऐसे सरप्राइजेस को हॉर्स ट्रेडिंग का नाम देती है। जाहिर है नंबर और कैलकुलेशन सबके सामने, उसके बावजूद सरप्राइज की बात करे तो वो हॉर्स ट्रेडिंग होती है। बिल्कुल शाजिया, लेकिन हुकूमत फिर ये भी तो देखिए ना कि इस मुल्क के वजीर आजम ने मेरे ख्याल 3 रोज कबल ये बयान दिया, या 2 रोज कबल, कि जितनी हमारी सीटें हैं उनसे ज्यादा हम ले सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। तो ये तो कहा इमरान खान ने, ये तो किसी सूबे सिंध के वजीर आला ने नहीं कहा, ये तो इस मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि क्योंकि हमारे पास पावर होती है इसीलिए हम ज्यादा सीटें ले सकते हैं। यानी कि जो सीटें, जो नंबर्स हमारे पास है, हम उनसे ज्यादा सीट ले सकते हैं। वो उन्होंने खुफिया वोटिंग पर बात की थी कि खुफिया वोटिंग होगी, इसका नुकसान भी आप लोगों का होगा, ऑपोजिशन नहीं रोएगी। खुफिया वोटिंग को वो और तरीके से भी बयान कर सकते थे कि वो क्यों चाहते हैं, लेकिन यही क्यों कहा कि हुकूमत के पास पावर होती है लिहाजा हम ज्यादा सीटें ले सकते हैं। देखिए, आप ज्यादा सीटें इसलिए नहीं ले सकते कि आप हुकूमत में हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा सीटें हम इसलिए ले सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट किसी और जमात की कैंडिडेट से अच्छा है, लेकिन पीटीआई तो ये भी नहीं कह सकती शाजिया, क्योंकि उनके अपने अरकान, उनके सिलेक्टेड उनके जो कैंडिडेट जिनका उन्होंने ऐलान किया है, वो उनको वोट नहीं डालना चाहते। तो अच्छा, इस बार सेनेट के इलेक्शन जो है ना वो बड़े दिलचस्प होंगे। इस लिहाज से ऑपोजिशन खुल्लम खुला कह रही है कि हुकूमती अरकान जो है ना वो उन्हें वोट करने जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसलिए भी ज्यादा पुरुमीद है कि वो कहते हैं कि अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है तो ऑपोजिशन वाले रोएंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा सख्त मुकाबला जो होगा ना वो इस्लामाबाद की जो नशस्तें हैं ना उस पर होगा, जिसपे हुकूमत की तरफ से हफीज शेख साहब और पीडीएम के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब। अब आप लोगों का एक मौक़िफ़ है बिलावल साहब का, वो तहरीक अदम एतमाद का है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा टेस्ट केस भी होगा कि अगर यूसुफ रजा गिलानी यहाँ से जीत जाते हैं तो फिर तो आप लोग नून लीग को एक तरह से उनको एक मैसेज चला जाएगा कि हाँ, तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब हो सकती है अगर गिलानी साहब कामयाब हो गए यहाँ से। देखिए शाजिया, इस वक्त जो रोना पड़ा हुआ है ना वो पीटीआई का है, और वो रोना, चाहे वो इस रोने के पीछे वो ओपन बैलेट को कहें, अपने लोगों पर एतमाद का जो उनको लग रहा है कि कोई भी यकीन नहीं है अपने लोगों के ऊपर। लेकिन अब आपने जो नुक्ता छेड़ा है वो इस्लामाबाद की नशिस्त के ऊपर है। वो बड़ा दिलचस्प मैं समझती हूँ कि पूरी सिचुएशन हुई है, क्योंकि एक तरफ वो वजीर आजम खड़ा है बहैसियत कैंडिडेट जिसने डिलीवर किया, और आज भी लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट को तौकीर दी, इज्जत बख्शी, आया करते थे, लोगों के सवालात के जवाब देते थे। तो पार्लियामेंट की अहमियत को उन्होंने अपने एक्शन से भी दिखाया। और एक तरफ ऐसा शख्स भी खड़ा है जिसने आज जो फैसले लिए हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, उससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो बद से बदतरीन हो गई है और लोगों के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। लोग इस वक्त बहुत बड़ी तकलीफ का शिकार है, रोज की महंगाई। लेकिन वो वजीर आपकी कैबिनेट का हिस्सा भी रह चुके हैं। मुझे पता था शाजिया आप यही बात करेंगी। देखिए, वजीर, किसी को वजीर बनाना बड़ी बात नहीं है, उस वजीर के ऊपर नजर रखना और उसकी पॉलिसीज में जो अवाम के मसाइल है और उनकी जो अवाम के ऊपर जो दुश्वारियां आनी है उसको गेज करना, उसका अंदाजा लगाना, ये हुकूमत का काम होता है। कोई वजीर ये कैसे कह देता है कि जब 200 रुपए किलो टमाटर मार्केट में, और वो कहे जी कोई 200 रुपए नहीं है, 17 रुपए मिल रहे हैं, वही वजीर है ना जी। तो यानी कि कोई चेक बैलेंस नहीं है इस वजीर के ऊपर, इस हुकूमत के अंदर कोई विजन नहीं है इस हुकूमत के पास जिसके तहत ये वजीर अपनी पॉलिसी बना रहा हो। ये तो IMF की पॉलिसीज दे रहा है। तो अब लोग भी देख रहे हैं कि जो IMF की पॉलिसीज देने वाला वजीर है और जो लोगों को इतनी तकलीफ में डालने वाली जो फैसले हैं, वो शख्स आपके सामने अब सेनेट का कैंडिडेट बनकर आया है। तो मेरा ख्याल है ये इसीलिए जरूरी है कैंडिडेट के मेरिट को देखना, क्योंकि जो जमीर का वोट है वो वोटर अपने चॉइस और अपनी जमीर के हिसाब से भी देता है। और अगर ऐसा नहीं होता ना शाजिया, तो 63A जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है
डिफेक्शन जिसके अंदर 3 चीजें बताई गई है कि आप ये करेंगे तो आप डिफेक्शन के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसमें सेनेट का भी वोट होता, उसमें सेनेट का वोट नहीं है। और इसीलिए सेनेट प्रोसेस के अंदर एक टाइम पीरियड दिया जाता है तमाम कैंडिडेट्स को लॉबिंग का, कैंपेनिंग का। और वो अच्छा, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 एमपीएस हैं, ऐसे ही है? पंजाब में कितने एमपीएस हैं आपके? यही नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सेनेटर तो मुंतखब नहीं हो सकता, वहाँ कैंडिडेट खड़ा किया गया है। वहाँ पर आपको नहीं चाहिए था नून लीग को अगर सपोर्ट करते तो ज्यादा बेहतर तौर पर जीत सामने आ सकती थी? देखिए बात ये कि अगर आप इन नंबर्स पे जाते हैं तो सिचुएशन अब जैसे एक वक्त ये था कि पीटीआई के पास गालिबन मेरा ख्याल है 30 के करीब उनके एमपीएस थे 2018 में, जब चौधरी सरवर साहब जो है उनको 48 वोट्स दरकार थे, लेकिन मेरा ख्याल है 48 से भी ज्यादा कुछ वोट्स उन्होंने हासिल कर लिए। तो हम ये नहीं कहते कि चौधरी सरवर जो है उन्होंने वोट खरीदे, हम कहते हो सकता है कुछ लोगों को उनका कैंडिडेचर अच्छा लगा हो। इसी तरह पंजाब के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स उतारेंगी सेनेट इलेक्शन में, उनके भी बैकग्राउंड और मेरिट को लोग देख सकते हैं। और ये सीक्रेट वोट जो होता है, ये उनका अपना वोट एक उनकी अपनी चीज होती है जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं इन्फ्लुएंस के बगैर। अब यहाँ इम्तिहान पार्टीज का जरूर होता है कि आप किस किस्म के लोग उतारते हैं मैदान में। अब आप देख रही है कि पीटीआई ने जिस किस्म के लोग उतारे, उनके तो अपने हलकों में चीखो पुकार शुरू हो गई है, और वहां पर भी लोग जो है उन्होंने अदम एतमाद जाहिर कर दिया पार्टी लीडरशिप के। लेकिन इसे भी जमहूरियत समझे ना, इसे भी एक अच्छा ट्रेंड समझे कि हुकूमत जो है ना वो अपने लोगों की शिकायत पर इसको एक्शन भी ले रही है। वजीर आजम साहब देख रहे हैं कि अगर पार्टी कारकुनान ही सेटिस्फाइड नहीं है, वो टिकट्स वापस भी ले रहे हैं, बजाय इसके कि हम इस पर तनकीद करें। इसको अच्छी सेंस में भी लिया जा सकता है कि वो अपने फैसले पे उस तरीके से खड़े नहीं है, निचला जो उनका कारकुन है उसकी जो कहना है उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो हमें इसको इस सेंस में भी लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहब मेरे साथ ही। अब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, इस वक्त सेनेट टिकटों की तकसीम के हवाले से हुकूमत की अपनी जमात के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है। टिकट दिए फिर वापस लिए, आज भी इस पर बड़ी रिजर्वेशंस का इजहार किया गया। फैसल वाउडा पर तनकीद हो रही है, नजीबुल्लाह पर तनकीद हो रही है, अब्दुल कादिर को दिया फिर वापस लिया। अब आप इसको अच्छी सेंस में लेते हैं कि जाहिर है जमहूरियत है, नीचे से आवाज़ उठी, लीडरशिप ने एक्शन लिया, टिकट्स वापस लिए, या हम इसको इस नज़र से भी आप देखते हैं कि हुकूमत की तैयारी नहीं थी, इन्हें पता नहीं था कि कौन मेरिट पर उतरता है, किसको मेरिट पर टिकट देना है, किसको नहीं देना? आप समझते हैं हुकूमत होमवर्क ही नहीं कर सकी? देखें, आपने जो दो बातें की हैं वो दोनों दुरुस्त हैं। एक तो जो पार्टी की सतह पर जो तैयारी होनी चाहिए, जो अदारे होने चाहिए, और फिर जिस तरह से छान फटक होनी चाहिए, वो नजर नहीं आती। तो तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी बोर्ड तो बना दिया, लेकिन कोई मुशावरत की जरूरत नहीं समझी अपनी सूबाई शाखों से और सूबाई लीडरशिप से। नतीजा ये है कि ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। ये तो ऐसी बात है जिसकी तारीफ नहीं की जा सकती, इस पर तनकीद की जाएगी, अफसोस का इजहार किया जाएगा। लेकिन जब फिर तनकीद हुई तो उन्होंने कान बंद नहीं किए और कानों में रूई नहीं ठोंस ली। बिल्कुल। और ये जिद नहीं की। हमारे यहाँ ऐसे लीडर होते हैं जो जिद पकड़ लेते हैं और हर बात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि हमने ये फैसला कर लिया है, अब आपने इसे फॉलो करना है। लेकिन उन्होंने फिर अपने वर्कर्स की बात सुनी, जो एहतजाज की सजा बुलंद हुई, उस पर टिकट बदले। एक तो बदल दिया, दूसरा दो तीन और भी बदले जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लीडरशिप को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। जब तनकीद हो तो फिर सुनी जाए बात, और अगर वजन हो उसमें तस्लीम कर लिया जाए अपनी गलती को। तो ये बात अच्छी हुई है, और वो बात जो है वो कुछ अच्छी नहीं हुई। सही। शामी साहब, आप नहीं समझते ऑपोजिशन एक्सपोज हुई है ओपन बैलेटिंग को सपोर्ट ना करके? हम जानते हैं कि मिसाके जमहूरियत में दोनों जमातों ने ये बात की थी, दस्तखत किए थे कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं साफ शफाफ होने चाहिए, करप्शन रुकनी चाहिए, पैसे का इस्तेमाल रुकना चाहिए, खरीदो फरोख्त रुकनी चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली तहरीक इंसाफ ने ये करना चाहा, ऑपोजिशन जमातें पीछे हो गई, ये एक्सपोज नहीं हो गई? देखिए, शायद ये कोई बड़ा सख्त लफ्ज हो,
लेकिन हमारे यहाँ जिद ऐसी होती है और एक इस तरीके से पोजीशंस ले ली जाती हैं कि बाद औक़ात जो करने के काम है वो भी नहीं किए जाते। आप देखिए जो आज की अपोजिशन है, इसकी दो बड़ी जमातें हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी। इन्होंने कितने साल पहले मिसाक जमहूरियत किया था और उस पर दस्तखत किए थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी। तो उस आप मिसाक जमहूरियत को उठा के देखें, उस पर क्या अमल हुआ? नैब का कानून बदला गया? नहीं। इन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई? सही। इसी तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो थी, क्या वो सारी की गई? क्या ओपन बैलेटिंग जो थी उसका कोई एहतमाम किया गया? जवाब नफी में आएगा। और उसका नतीजा क्या है? आज अपोजिशन को जो मसाइब उठाने पड़ रहे हैं और जिस तरह उसे इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह नैब जो है वो एक बतौर टूल के इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये सारे काम कर लिए जाते तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती। इसी तरीके से अगर आप कहें तो या तो सारी रिफॉर्म्स होंगी या कोई भी नहीं होगी, तो एक गैर मंतकी बात है। जो हो सकता नैब हो, तो इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब को क्यों हुकूमत एज ए टूल इस्तेमाल करेगी? तो देखिए अब अदालतों के इस पे ऑब्जर्वेशंस भी आ चुकी हैं, फैसले भी आ चुके हैं, जिस तरह के मुकदमे कायम किए गए हैं उसकी तफसील भी आपके सामने है सियासतदानों के खिलाफ। और जिस तरह फिर आप देखिए खुद मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ, जो हमारे मीडिया के बहुत बड़ा नाम है, उनके खिलाफ जो मुकदमा कायम किया गया, इतना बोगस मुकदमा शायद ही कभी सब कॉन्टिनेंट में किसी एडिटर पर और किसी पब्लिशर पर कायम किया गया हो। तो ये तो जो चुप रहेगी जबान खंजर तो लहू पुकारेगा आज नहीं। ये तो मुकदमा चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम भोंडे हैं, हम गलत हैं, हम झूठ पर मबनी हैं। और अब देखिए ये सारी तफसील जो है, तो ये मगर ऐसा मुमकिन क्यों हुआ है? ये नैब 90 दिन का रिमांड या क्यों कैसे हुआ है? बेल की उसमें प्रोविजन ही नहीं है उस लॉ में, ये कैसे मुमकिन हुआ है? तो ये सिर्फ इस हुकूमत का कसूर नहीं है ना सर, फिर ये जो दोनों जमातें आज भुगत रही हैं, बड़ा वक्त था। पीपल्स पार्टी के पास भी 5 साल थे, नून लीग के पास भी 5 साल थे। पीपल्स पार्टी नून लीग को कहती रह गई कि अमेंडमेंट कर लें, बात कर लें इस पर। नून लीग को शायद था कि हम पे तो वक्त नहीं आएगा, या हमें किसने हाथ लगाना है। मतलब ये कि जो दोनों पार्टियां आज भुगत रही हैं, इनके पास बड़ा जबरदस्त टाइम था, किसी ने छेड़ा नहीं सर इसे। बिल्कुल ठीक बात है। वो हमारे नाज़रुल्लाह खां मरहूम जो थे, वो एक शेर पढ़ा करते थे, ठीक है उनको भुगतना तो पड़ रहा है लेकिन बेचारे अपनी जान पर ही भुगत रहे हैं ना। तो शेर पढ़ा करते थे वो कि कोई महमल नशी क्यों शाद या नाशाद होता है, गुबारे कैस खुद उठता है खुद बर्बाद होता है। तो भुगत तो वही रहे हैं ना, और अपने जो कुछ उन्होंने नहीं किया उसकी सजा उनको मिल रही है। सही। अच्छा, मुश्तरका उम्मीदवार जो लाने का फैसला है, इनका मुश्तरका उम्मीदवार खड़ी करी है PDM, ये दुरुस्त फैसला है? इससे आप समझते हैं हुकूमत को कोई टफ टाइम मिलेगा? जबरदस्त किस्म का मुकाबला तो इस्लामाबाद में होने जा रहा है गिलानी साहब और हफीज शेख के बीच में, जिसको जोड़ा जा रहा है तहरीक अदम एतमाद से भी, कि अगर गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं तो उधर तहरीक अदम एतमाद अगर अपोजिशन लेके आती है तो उसके भी फिर बड़े चांसेस हो जाएंगे कामयाब होने के। तो आप समझते हैं कि जबरदस्त फैसला है अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार लाने का? ये तो एक अच्छी बात है कि मुश्तरका इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इससे यकजहती की फजा जो है वो बेहतर होगी, आपस में जमातें एक दूसरे के करीब आएंगी। ये गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़ा और उसकी वजह से इनकी काफ़ी सुबकी हुई। देखिए जब आप अलायंस बनाते हैं और फिर एक दूसरे के मुकाबिल भी आते हैं तो फिर उसके बड़े मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो इस लिहाज से जिन्होंने फैसला किया है कि सेनेट का इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ेंगे और इसी तरीके से जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो भी इकट्ठे लड़ेंगे, ये फैसला तो दुरुस्त है। लेकिन अब इसका सेनेट में अगर आप देखिए तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मुकाबला है अब्दुल हफीज शेख साहब से और 1-to-1 मुकाबला है। तो उसमें यानी हुकूमत जो है उसकी पोजीशन कमज़ोर नज़र नहीं आ रही, और अपोजिशन जो है अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनके पीर साहब पगाड़ा बड़े करीबी अजीज हैं और कई
कई ऐसे लोग उनको वोट दे सकते हैं जो पार्टी इन साथ है, जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं ये कोई आसान काम नहीं होगा। अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए तो आप ये समझिए कि माउंट एवरेस्ट जो था आपने सर्दियों में बर्फबारी में उसको सर कर लिया। तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हुकूमत को धचका तो पहुंचेगा अगर ऐसा होता है तो, लेकिन तहरीक अदम एतमाद जो है वो तो फिर आपको लानी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो शख्स सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार को वोट नहीं देता वो वजीर आजम के खिलाफ भी वोट देगा। तहरीक अदम एतमाद जो है वो तो फिर अपोजिशन को लानी पड़ेगी और अपनी मेजॉरिटी साबित करनी पड़ेगी। हुकूमत को अपनी मेजॉरिटी साबित करने की जरूरत नहीं है, अपोजिशन को मेजॉरिटी साबित करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी तज्जियाकार मेहमान शामी साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वज़ीर आज़म ने सिटीज़न पोर्टल पर अवामी शिकायत को नज़रअंदाज करने और कार्रवाई में ताख़ीर करने पर सरकारी अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया है। तफसीलात के मुताबिक परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की गई, जिसकी बुनियाद पर 263 अफसरान को वार्निंग, 7 अफसरान को शो कॉज, 833 अफसरान को मोहतात रहने और 111 अफसरान से वजाहत तलब की गई है, जबकि 403 सरकारी अफसरान की कारकर्दगी को अप्रिशिएट भी किया गया, सराहा गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मातहत 1586 अफसरान के डैशबोर्ड की जाँच पड़ताल मुकम्मल कर ली है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक सेक्रेटरी तलात, ज़रात, एक्साइज और सेक्रेटरी आपाशी को कारकर्दगी बेहतर बनाने का मरासला जारी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर, गुजरात, शेखुपुरा समेत पंजाब के 20 डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड, लैया, झंग, बूरेवाला, सादिकाबाद, ननकाना साहब, पिंडी घेप समेत 43 असिस्टेंट कमिश्नर्स को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि तमाम अफसरान अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कारकर्दगी जो है इसको बेहतर बनाएं। वार्निंग लेटर जारी करने का मकसद तमाम अफसरान को तनबीह करना है। परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मैनुअल में दर्ज हिदायत के मुताबिक ना तो शिकायत से निपटा जा रहा है, ना ही मुनासिब सतह पर कोई फैसला लिया गया है। रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि शहरियों की शिकायत पर रद्द-ए-अमल का जो मेयार है ये जाहिर करता है कि जो निज़ाम है इसको मातहतों के हाथों में छोड़ दिया गया है, जिसमें अक्सर फैसले उन्हीं की जानिब से लिए गए हैं। रिपोर्ट में इस बात की भी निशानदेही की गई है कि बहुत से हलशुदा शिकायत में ख़त, नोटिफिकेशन जो तस्वीर थी इसकी कमी थी, जबकि कुछ गलत दरखास्तों पर छोड़ दिया गया। बहुत सी गैर मजाज सतह पर फैसला किया गया और शिकायत कुनिंदा को सिर्फ जवाब देने में गैर ज़रूरी वक्त जो है ना ज़ाया किया गया। अब एक तरफ वज़ीर आज़म अवामी शिकायत हल ना करने पर सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये बात भी हकीकत है, हम जानते हैं हम लोग कि गुज़श्ता 2.5 सालों से वफाकी वज़रा ये शिकायत कर रहे हैं, उनकी ये शिकायत रही है, इवन वज़ीर आज़म की भी ये शिकायत रही है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन और गो स्लो की पॉलिसी की वजह से हुकूमत अवाम को डिलीवर करने में नाकाम दिखाई देती है। बाज़ हल्कों का ये ख्याल है कि आहत चीमा और फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी ने ब्यूरोक्रेसी को खौफ में मुब्तला किया। नैब के खौफ से ब्यूरोक्रेसी को निकालने के लिए वज़ीर आज़म क्या कहते हैं, क्या कह चुके हैं, जरा ये सुनिए। वेल्थ क्रिएशन तब होगी जब हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा गवर्नेंस सिस्टम ठीक हो, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर फैसले तेज हो। और फैसले तेज इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स डरे हुए थे नैब की वजह से, तो इसलिए हमने रियलाइज किया कि हमें ये अब कदम उठाना पड़ेगा। एक ब्यूरोक्रेसी को ये प्रोसीजरल मिस्टेक्स की वजह से अगर वो नैब में चले जाते हैं तो उधर से उनको हमने प्रोटेक्शन देनी थी, क्योंकि करप्शन की इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है सारी दुनिया के अंदर करप्शन की, वो है यूजिंग पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। मगर इस सब के बावजूद पीटीआई की क़यादत ये समझती है कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ ताउन नहीं कर रही है। एक हुकूमत
एक तरफ अवामी शिकायत को हल ना करने पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई कर रही है, नोटिस दे रही है, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज जो हैं वो इस कार्रवाई के बारे में क्या कहती हैं, ये भी सुन लीजिए। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनको आज कोई नोटिस मिला है, 200, 250, 300 शायद हैं, और उनको कहा गया है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा, उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा या उनकी जवाब तलबी हो गई है। इमरान हुकूमत की अपनी नालायकी और नाअहली जिसकी वजह से मुल्क तबाह हाल है इस वक्त, उसका इल्ज़ाम आप ब्यूरोक्रेट्स पे डाल रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स को तो आपने पूछ लिया कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी कारकर्दगी क्या है, तो जिसकी सबसे 73 सालों में सबसे नाकाम कारकर्दगी है ही नहीं, जिसका नाम इमरान खान है, उसको कौन निकालेगा। अब नाजरीन सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये सिटीज़न पोर्टल पर दर्ज की गई जो अवामी शिकायत हैं, अवामी मसाइल हैं, इस पर बरवक्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सवाल ये भी अहम है कि गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी है ये इस हुकूमत के साथ ताउन क्यों नहीं कर रही है। ये भी अहम एक सवाल है कि शो कॉज नोटिस तो जारी कर रही है हुकूमत जो है, लेकिन क्या हुकूमत के इस इक़दाम से ये जो सरकारी अफसरान हैं इनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकेगी। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक ब्यूरोक्रेट तस्नीम नूरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम साहब आपका। तस्नीम साहब, 2.5 साल हो गए, ये बात एक हकीकत है कि इस हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी से शिकायत रही हैं। उनका आज भी ख्याल ये है कि बहुत से अवामी मसाइल हल ना होने की वजह यह है, बेहतर गवर्नेंस ना होने की वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ ताउन नहीं करती है। फिर इनकी एक और बहुत बड़ी शिकायत भी है, इसको गिला कह लें, एतराज़ कह लें, कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये नून लीग के लगाए हुए लोग हैं, ये उन्हीं के हुक्म पर चलते थे और आज भी उन्हीं के साथ चलना चाहते हैं, इसीलिए इस हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें वाकई कोई हकीकत है या वाकई ब्यूरोक्रेसी खौफजदा है? जिस तरीके से नैब ने कार्रवाइयां की, क्यों अभी तक हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी 2.5 साल गुजरने के बावजूद एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल हैं? देखिए, पहले तो जो ये तासुर है कि PMLN के अफसरान हैं, PMLN के सारे मुंसलिक हैं, ये इस वास्ते गलत है कि देखिए 1947 से कितनी हुकूमतें आई, कितनी गई, कोई 3 साल रही, कोई 5 साल रही, कोई 2 साल रही, तो क्या ब्यूरोक्रेसी किसके साथ थी? ब्यूरोक्रेसी किसकी पार्टी में शामिल हो गई? जो चीदा बंदे होते हैं 10,000 अफसरों में से 5-10 अगर बंदे हैं जो नुमाया होंगे, वो हो सकता है कि किसी एक पार्टी से बड़े गहरे मुंसलिक हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुंसलिक हो जाए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत तासुर है, इस पर तो कान धरना नहीं चाहिए और इस पे इसकी इस किस्म की तोहमत भी नहीं लगानी चाहिए। अब मसला ये है कि ये तजिया करें कि ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही। अब ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट जो है वो यानी कोऑपरेट क्या करी, कोई इदारा को इकट्ठे हैं सारे लोग, हर बंदा ब्यूरोक्रेसी में भी मुनफरिद है इस लिहाज से कि वो हर बंदा अपनी प्रोग्रेस देखता है, अपनी बेहतरी देखता है, जैसे इंसान की फितरत है। तो ये कहना कि सारे इकट्ठे होके हर चीज़ स्ट्राइक करते हैं, सारे इकट्ठे होके हर चीज़ प्लान करते हैं, ये गलत है। ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह बाकी इदारों में अपनी आपस में रंजिशें होती हैं, आपस में कंपटीशन होती है, तो कोई ऐसी यानी यूनियन नहीं है। 5 IG बदले गए, चीफ सेक्रेटरीज बदले गए, गवर्नेंस ठीक हो नहीं सकी, आप कहते हैं कि फाइलें पड़ी रहती हैं, दस्तखत नहीं हो पाते, बहुत से मंसूबों पर काम आगे बढ़ नहीं पाता क्योंकि फाइलें अफसरान के पास पड़ी रहती हैं। तो क्या वजह है कि ये हुकूमत जो है ना चल नहीं पा रही है इस ब्यूरोक्रेसी के साथ? इस वजह से कि उन्होंने ग्रास रूट पे जो नीचे अफसर जिन्होंने काम करना है, जिनको ये सुपरिटेंडेंट से लेके क्लार्क से लेके काम सब ने करना है, अफसर जो हैं SDO, XCN, SP, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनके साथ बैठा कौन है? उनके साथ किसने उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना है? मतलब यह है कि सिर्फ तकरीर करने से तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो उन तक आ गया, मगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको नहीं आया। फिर हुआ ये हुकूमत ने कि ये आजकल कंप्यूटर का बड़ा रिवाज आ गया है, तो ये समझा जा रहा है कि सारे मसले का हल कोई ऐप बना देना है। सारा क्रेडिट जो है हुकूमतें लेती हैं, हमने फलां ऐप बना दिया जी, हमने फलां ऐप बना दिया, हम बस वो जो है अब सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लोग तस्वीरें भेज सकेंगे, लोग हमें शिकायत कर सकेंगे। चलिए वो आपने बना दिया,
मगर अगर सपोजिंग उससे उस एक अफसर को दिन में 5,000 दरखास्तें आ जाती हैं या 1,000 दरखास्त आ जाती है, अब वो कैसे हैंडल करेगा? क्योंकि उसके पास भी तो कोई जादू की छड़ी नहीं है। अब आपको ये देखना है कि क्या उसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो 10,000 जिसमें से 8,900 शायद बेकार शिकायतें हों। अच्छा, क्या आज भी एक सरकारी अफसर जो है वो नैब के रवैये की वजह से आज भी परेशान है, बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई, नैब से तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया और कहा कि इस तरह कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। आहत चीमा और फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि ब्यूरोक्रेट थे, बड़े अफसरान से बड़ा डर गए थे दस्तखत करने से, फाइलों को डील करने से। क्या आप समझते हैं कि वो डर खौफ अभी निकला नहीं है नैब की कार्रवाइयों का? आप देखें कि ये शब्बर जैदी साहब अभी FBI के चेयरमैन थे, उनकी मैं उस दिन कोई वीडियो क्लिप देख रहा था। हाँ। और वो एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आया, उसने कोशिश की, वो कह रहा था कि जनाब मैंने जब देखा हालात तो मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी अयाम खराब करूं और मैं ऐसे फैसले कर लूं। मेरा दिल करता था फैसले करने में, मगर मैं खौफ ज़्यादा था कि मैं फैसले करके 30 साल इंक्वायरी अगली बाकी जिंदगी इंक्वायरी नहीं भुगत सकता। तो वो एक ब्यूरोक्रेट नहीं था, एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा आया था ब्यूरोक्रेसी में, और उसने 6 महीने में जो देखा उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और घबरा के चला गया। वो उस माहौल में नॉर्मल ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं और अभी तक उसका हल तलाश नहीं हुआ। चंद दिनों पहले कानून आपको लगता है कि बैरियर हुकूमत की तरफ से ही है? बैरियर हुकूमत जो है वो आराम से बैठ के तहम्मुल से, बगैर तड़ी लगाए, बगैर हुक्म दिए, मैं नहीं समझता कि अफसरों के साथ, एहलकारों के साथ बैठी है और उनसे पूछा है कि भाई आपके क्या मसले हैं, आपके क्या चीजें हैं। नंबर 1। नंबर 2, इंटरफेरेंस की बात अपने जो इनके सियासतदान हैं, जो हाकिम हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, MPA है, उनका भी तजिया करें कि वो इंटरफेरेंस कितनी कर रहे हैं, वो प्रेशर्स कितने डाल रहे हैं, वो कंफ्यूजन कितनी क्रिएट कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में काम की वजह से। कि अगर एक बंदा जो है वो उसको सारा दिन यही गुजर जाएगा कि मैंने इस अफसर को या इस एहलकार को यहाँ से यहाँ अच्छा, लेकिन हमने ये भी देखा कि यही ब्यूरोक्रेसी शहबाज शरीफ के साथ बड़ी कंफर्टेबल थी जब नून लीग की हुकूमत थी पिछले 10 सालों में। उसकी क्या वजह थी? क्या उनके पास तजुर्बा था, उनके पास काम करने वाले अच्छे लोग थे, उन्हें डील करना आता था? मेरी गुजारिश सुनिए कि शहबाज शरीफ से ज्यादा कंफर्टेबल परवेज इलाही के साथ थी। हाँ, उसके दौर में सबसे ज्यादा इफेक्टिव काम हुआ ग्राउंड पे। वजह क्या थी कि वो सरकारी अफसरों को इज्जत देता था। सही। अब हर एक सरकारी अफसर को आपने अगर बुरा समझना है, एरोगेंट समझना है या करप्ट समझना है, अगर आपने अस्यूम कर लेना है कि एक अफसर जो है वो एरोगेंट है और खराब है, तो फिर वो कैसे काम करेगा? सही। तो आप समझते हैं सरकारी अफसरान को नोटिस जारी करना, शोकॉज देना, ये मसले का हल नहीं है? कोई मसले का हल नहीं है, और कंफ्यूजन क्रिएट होगी और बददिलीज होगी। मैं नहीं समझता कि उसमें होगा ये कि वो कागजी कार्रवाई, अगर सपोजिंग पोर्टल जो है इन्होंने बनाया उसमें नंबर ज्यादा लेने ही एक क्राइटेरिया बन जाएगा, तो लोग फर्जी कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। सही। जिस तरह पुलिस के थानेदार जो हैं वो अपनी FIR की तादाद कम करने के लिए उनके पास तरीके होते हैं, FIR की तादाद बढ़ाने के लिए तरीके होते हैं, हर चीज के तरीके होते हैं ताकि अफसरों को जो है आदाद और शुमार दुरुस्त जाएं। अगर वो क्राइटेरिया बना लेंगे तो अवाम को सहूलत नहीं मिलेगी, मगर इनके जो आदाद और शुमार हैं उसके लिए अफसर वो जो है वो तरकीब तलाश करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक ब्यूरो तस्नीम नूरानी साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। $16 अरब सालाना मालियत के शोबे का रेगुलेटर ओगरा के सरबरा की मतनाज़ तैनाती का मामला अब सामने आया है। 1 साल की कोशिशों और दूसरी मरतबा शुरू किए गए भर्ती के अमल में बाज़ वज़रा की जानिब से मेरिट पर कॉम्प्रोमाइज़ करने का इंकशाफ हुआ है। वफाकी काबीना ने 2 फरवरी को मसरूर खान को 15 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 4 साल के लिए चेयरमैन ओगरा तैनात करने की मंजूरी दी थी।
नाइट एडिशन को मौसूल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक मसरूर खान से बेहतर तजुर्बे के हामिल उम्मीदवारों का इंटरव्यू भी किया गया, जबकि शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों में उनका नाम ही शामिल नहीं था। इसके अलावा चेयरमैन ओगरा के लिए ऑयल एंड गैस कंपनी में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करने की अहम तरीन शर्त पर भी कॉम्प्रोमाइज किया गया। ज़राए के मुताबिक 3 वज़रा की भरपूर हिमायत के नतीजे में मतलूबा तजुर्बा और अहम तरीन शर्त पर पूरा ना उतरने के बावजूद मसरूर खान को चेयरमैन ओगरा तैनात करने की मंजूरी दी गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पहली मर्तबा, जी हाँ पहली मर्तबा चेयरमैन ओगरा की जो तनख्वाह है ये 6 लाख रुपए की बजाय 15 लाख रुपए मुकर्रर की गई है, जिस पर ओगरा के जो मेंबरान हैं इनमें तशवीश पाई जाती है। दूसरी तरफ गुज़श्ता 10 सालों में ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म समेत 18 सरकारी इदारों के मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों में 300% तक इजाफा करने का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि 2,96,000 सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इस इजाफे से महरूम रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज के बाद सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7 शराइत के साथ 25% इजाफे की तैयारी कर ली है, जिसकी हतमी मंजूरी वफाकी काबीना जो है अपने आइंदा होने वाले जो इजलास में देगी। अब सवाल ये है कि ओगरा जैसे अहम तरीन शोबे के सरबराह की तैनाती आखिर मेरिट से हटकर क्यों की गई और उनकी तनख्वाह 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए क्यों की गई। सवाल ये भी है कि अगर गुज़श्ता 10 साल में पहले ही 18 सरकारी इदारों के मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाहों में 300% का इजाफा किया जा चुका है, तो फिर चंद रोज़ पहले जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज हुआ, फिर इसकी वजूहात क्या थी? इस पर मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी से, ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, कौन से वज़रा हैं जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया चेयरमैन ओगरा के ओहदे की तैनाती के लिए, जो मेरिट पर भी पूरा नहीं उतरते थे, जिन उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिए जो मेरिट पर उतरते थे, इनका नाम तो शॉर्ट लिस्टेड भी नहीं था, कौन लोग हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है? शादी देखिए, ओगरा पाकिस्तान के तवानाई के शुबे को रेगुलेट करता है, लेकिन चेयरमैन ओगरा का ओहदा गुज़श्ता 8 माह से खाली है। अगरचे कि वफाकी हुकूमत ने जनवरी 2020 में चेयरमैन ओगरा की तैनाती का अमल बाज़ाब्ता शुरू किया था, लेकिन मौजूद उम्मीदवार न मिलने की वजह से ये प्रोसेस अक्टूबर में स्क्रैप कर दिया गया था। नवंबर में दोबारा इश्तिहार दिया गया, दरखास्तें तलब की गई। जो नाइट एडिशन को मसूल होने वाली दस्तावेज हैं उसके मुताबिक तकरीबन 105 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया, जिसमें से 25 को शॉर्टलिस्ट किया गया और उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनी। उस कमेटी ने सारे प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद समरी कबीना डिवीज़न के जरिए से पहले प्राइम मिनिस्टर को अरसाल की और फिर 2 फरवरी को वफाकी कबीना के इजलास में ये समरी पेश की गई। वहाँ पर बहुत से एतराज़ात उठे जिनकी जानिब भी आपने इशारा भी किया, लेकिन वहाँ पर वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए तवानाई नदीम बाबर साहब, वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए इस्लाहात इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन ने उन्हें सपोर्ट किया। कुछ और वज़रा ने भी सपोर्ट किया कि जो 3 नाम दिए गए हैं जिसमें मसरूर खान का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था, उन्हें वो मौजू उम्मीदवार हैं। उसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई कि जो शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार किए गए थे जिनका इंटरव्यू हुआ उसमें मौजू उम्मीदवार भी थे, लेकिन फिर कबीना को बताया गया कि जो मसरूर खान साहब हैं वो जिस शेल पाकिस्तान के वो जिसमें वो काम करते थे और शेल पाकिस्तान मल्टीनेशनल कंपनियों के पैटर्न के ऊपर एक मैट्रिक्स कंपनी के तौर के ऊपर काम करती है, जिसके अफसरान को बैरून मुल्क भी अपॉइंट किया जाता है। और मसरूर खान साहब का जो प्रोफाइल बताया गया कि उनका 30 साल से ज्यादा ऑयल एंड गैस का तजर्बा है। हाँ। वो बरतानिया, मलेशिया, फिलिपाइन, ओमान, दुबई, थाईलैंड में खिदमात सर इंजाम दे चुके हैं। लेकिन फिर इनका शॉर्टलिस्टेड में नाम क्यों नहीं था? शॉर्टलिस्टेड क्यों नहीं किया गया अगर इनका तजुर्बा था जो बताया गया? इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन कुछ कबीना अरकान ने यह मामला टेकअप किया, जो उन्होंने उस पूरी जो प्रोसेस था, कमेटी बनी थी स्पेशल कमेटी, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन रेज कर दिए कि जो जिन उम्मीदवारान के इंटरव्यू किया गया उनमें बेहतर उम्मीदवार भी थे। वो कंट्रोवर्सी इस वजह से पैदा हुई है। हम आपको बता दें कि पहली मर्तबा चेयरमैन ओगरा की तैनाती के लिए जो शराइत ज़वाबित तय की गई, पहली मर्तबा उसमें यह मेंशन किया गया कि इस ओहदे के लिए एलिजिबल होने के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी ऑयल एंड गैस कंपनी को चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिसर के लेवल के ऊपर आपने सर्व किया हो। ये बेजा गैर जरूरी एक कंडीशन थी जो पहले और ये तनख्वाह बढ़ाने का क्या मामला है? 6 लाख से डायरेक्ट 15 लाख सवाल उठाए, जरा इस पर भी बताएं। इस पर भी अब जाहिर है तशवीश, इस पर भी सवालात तो उठेंगे ना। 6 लाख से डायरेक्ट 15 लाख रुपए। एग्जैक्टली ये कंट्रोवर्सी एक बन चुकी है, चूंकि
ओगरा के अंदर एक चेयरमैन और 3 मेंबरान काम करते हैं, और मेंबरान भी बहुत हाईली टेक्निकल होते हैं अपने शोबों के अंदर, जिसमें मेंबर ऑयल, मेंबर गैस और मेंबर फाइनेंस काम करते हैं। उनकी तनख्वाहें 6 लाख है। इससे पहले चेयरमैन ओगरा की तनख्वाह भी 6 लाख रुपए माहाना के लगभग थी। लेकिन जो गुज़श्ता प्रोसेस स्क्रैप किया गया था अक्टूबर 2020 में, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की ये इंटेंशन थी कि हमें मौजूद 3 उम्मीदवार कम तनख्वाह की वजह से अप्लाई नहीं करते। बैरून मुल्क तवानाई के शोबे में बहुत अच्छे लोग काम करते हैं, हमें स्पेशल पे स्केल इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जिसके तहत 15 लाख तनख्वाह देंगे ताकि बेहतरीन उम्मीदवार मिल सके। चेयरमैन की हद तक तो उन्होंने अप्लाई कर दिया और उसी पैटर्न के ऊपर उनकी अब तनख्वाह 15 लाख माहाना होगी। लेकिन ओगरा के दीगर मेंबरान में बड़ी तशवीश पाई जाती है, क्योंकि वो भी अपने शोबों के हाईली टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, इतना ही उनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, इतना ही उनके वार्ड का वेटेज होती है, तो उन्हें भी तनख्वाह इस तरह से मुआवजा बेहतर मिलना चाहिए ताकि ये डिस्पैरिटी ना हो। बहरहाल एक मसला है, आने वाले दिनों में शायद वफाकी काबीना मेंबरान की तनख्वाहों के मामले को भी एड्रेस करे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।